आज के लेक्चर में हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। इसको एक्चुअली थोड़ा लेंदी टॉपिक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक एंड द टॉपिक इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, हिंदी में बोले तो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। ओके, क्या है ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, क्या चीज है? तो इसके लिए पहले आप जानो कि गैल्वेनोमीटर क्या है। पता ही होगा आप लोगों को, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है विच मेजर्स द स्मॉल करंट। छोटे से करंट को क्या करता है, मापता है। स्मॉल करंट बोले तो मिली एम्पियर, एम्पियर वाला नहीं, मिली एम्पियर, यानी मिली एम्पियर के करंट तक को ये नापता है। इस डिवाइस का नाम, इसको हम क्या कहेंगे, गैल्वेनोमीटर कहते हैं। क्लियर है? अब ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये एक प्रकार का गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर आपके बहुत से टाइप के हो सकते हैं, तो हम एक स्पेशल टाइप का गैल्वेनोमीटर डिस्कस करेंगे, दैट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। क्लियर है? ये एक प्रिंसिपल पे बेस है, एक सिद्धांत पे बेस है, जिसको हम इससे पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। चाहो तो आप वहां देख सकते हैं। ये है टॉर्क ऑन अ करंट प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। इसी टॉपिक से वो लेक्चर डिस्कस किया गया है। टॉर्क ऑन अ करंट लूप, टॉर्क ऑन अ करंट लूप प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि कोई लूप को अगर थोड़ा सा टिल्ट करके मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसमें एक टॉर्क जनरेट हो जाता है। जब करंट उसमें हम प्रवाहित करते हैं तो उस करंट के कारण उसमें टॉर्क जनरेट नहीं, घुमाव, उसको घूमने लगता है वो। ठीक है, उसी को हम टॉर्क बोलते हैं। तो उसी के बेसिस पे ये बेस्ड है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक कुंडली, बहुत से फेरों की एक मूविंग कॉइल लेते हैं, एक कॉइल लेते हैं। क्या लेते हैं? एक कॉइल मींस कुंडली लेंगे, इसमें बहुत सारे वायर के टर्न्स होंगे ये। ठीक है, कॉइल लिए हमने, इस कॉइल में हमने वायर के बहुत सारे टर्न्स किए। ध्यान रखें, इस कॉइल को थोड़ा आपको टिल्ट करना है, क्योंकि हमने करा है, पहले करा है। अगर टिल्ट कॉइल होगी, थोड़ा सा थीटा एंगल बनाते हुए, तभी जाके वो टॉर्क उसमें जनरेट हो पाएगा। ठीक है, तो एक कॉइल ली हमने जिसमें बहुत सारे फेरे हमने लगाए, उसमें एन फेरे लगाए हैं, एन टर्न्स उसमें वायर के हैं। और ये एक पहला टर्मिनल है, ये वायर को हमने अटैच किया, ये यहाँ पर पहला टर्मिनल है। यहाँ से एक फाइन वायर से इस कॉइल को लटका देते हैं। फाइन वायर हमने लिया, कोई किसी भी चीज का हो सकता है। ठीक है ना, फाइन वायर हमने लेते हैं इसमें। और इस कुंडली को फिर यहाँ से हम स्प्रिंग के थ्रू, यहाँ पे स्प्रिंग लगी है, एक सेकेंड टर्मिनल से अटैच कर देते हैं। ठीक है, और इस कुंडली को, जो हमारा ये कॉइल है, इस कॉइल को हम एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख देते हैं। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक, बेसिकली सिलिंड्रिकल टाइप मैग्नेटिक फील्ड होगा, सिलिंड्रिकल टाइप, हॉर्सशू मैग्नेट रख सकते हैं आप ऐसे, ये ऐसे टाइप के। ठीक है ना, तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमने इस कॉइल को रख दिया। बात समझ में आई? अब देखो बच्चों, जैसे ही जो करंट हमें दिया गया, जो हमें करंट नापना है, जिस करंट को नापना है, उस करंट वाले वायर को जैसे ही हमने इस कॉइल के थ्रू उस करंट को हम पास कराते हैं, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस करंट के कारण ये कॉइल क्या होने लग जाएगी, इस कॉइल में टॉर्क जनरेट हो जाएगा। क्योंकि ये एक, देखो, मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा टिल्टेड है, थीटा एंगल बनाते हुए, तो इसमें टॉर्क जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा? टॉर्क। नहीं पढ़ा है तो इससे पहले वाला लेक्चर जरूर आपको देखना पड़ेगा। तो क्या होगा, जैसे ही जिस करंट का, जो करंट आपको मेजर करना है, उस करंट को यहां से पास कराते हैं, तो ये कॉइल में एक हल्का सा रोटेशन आ जाता है, टॉर्क जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट हो जाता है? टॉर्क। अब पता है आपको टॉर्क कितना होता है, हमने पहले निकाला था, NIAB sin थीटा। N नंबर ऑफ टर्न्स, कितने फेरे हैं, I जो करंट आपने पास कराया है, A इज द एरिया ऑफ दीज टर्न्स, ये टोटल टर्न होंगी, कितनी एरिया उसकी होगी। एक्चुअली टर्न्स बहुत फाइन टर्न होते हैं, बिल्कुल एकदम चिपका तो लगभग एरिया की कांस्टेंट रहती है, एक ही एरिया रहती है। ठीक है ना। एंड बी मैग्नेटिक फील्ड है, कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो पा रहा है। एंड थीटा इज द एंगल, थीटा इसमें एंगल होगा किसके बीच, मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, जो प्लेन होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, और मैग्नेटिक फील्ड ये है। तो प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक मूवमेंट होता है और ये फील्ड है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, वही थीटा कहलाता है। या यूं कहें, जो थीटा होता है वो एंगल होता है, वो किसके बिटवीन एंगल होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। एरिया वेक्टर बोले तो एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये प्लेन अगर थोड़ा टिल्टेड है, तो इसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा, ये एरिया वेक्टर होगा, और ये बी
इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वही हम क्या कहेंगे, थीटा, उसे हम कहेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट, तो इतना टॉर्क इसमें जनरेट हो जाएगा उस करंट के कारण। बात क्लियर है? टाउ इज इक्वल्स टू NIAB sin थीटा, इतना टॉर्क जनरेट होता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे ही ये कॉइल मूव करी तो ये जो स्प्रिंग और ये जो फाइन वायर है, ये इनमें मोच सी आ जाती है। देखो ये कॉइल ने इधर को मूव करा तो जो स्प्रिंग और ये फाइन वायर है, इनमें एक रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट हो जाएगा, यानी बदले वाला टॉर्क। देखो ये ऐसे मूव हुआ और ये कॉइल में क्या होगा, एक बदले वाला टॉर्क बदला। वो क्या करेगा, वो कॉइल जितनी घूमी उसको फिर से उसी पोजीशन में लाने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, फाइन वायर और कॉइल में एक रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट हो जाएगा। कौन सा टॉर्क कहा मैंने, रिस्टोरिंग टॉर्क। कॉइल में तो टॉर्क जनरेट हुआ, घूमा, तो जो स्प्रिंग और फाइन वायर है इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट हो जाएगा, ये दोबारा से उसी पोजीशन में लाने का प्रयास करेंगे कॉइल को। क्लियर है? यानी जितना ज्यादा घूमेगा उतना ज्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होगा, जितना घूमेगा उतना रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होगा। बात समझ में आई? हाँ। अब हम क्या करते हैं, यहां से हम एक पॉइंटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, ये पॉइंटर लगा दिया और ऐसे एक स्केल बना देते हैं। इसमें स्केल में हम रीडिंग लिख देते हैं, तो जहां पर आपका पॉइंटर स्टॉप होगा वही उस करंट का मेजर हो जाएगा। तो क्या होता है, जैसे ही इसमें टॉर्क जनरेट हुआ, घूमा, स्प्रिंग में रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट हुआ, होते रहा, ये पॉइंटर आगे बढ़ते रहा, ये टॉर्क कुंडली घूमते रही, रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होगा, होते रहेगा। एक फाइनल पोजीशन ऐसी आ जाती है जो जब क्या होता है, जो ये रिस्टोरिंग टॉर्क है, इसमें जो टॉर्क जनरेट हुआ, रिस्टोरिंग टॉर्क है, वो इस कॉइल में टॉर्क के इक्वल हो जाएगा। अब बैलेंस हो जाएंगे दोनों। अब उसके बाद ना तो रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट हो पाएगा, ना कॉइल आगे को मूव कर पाएगा, बैलेंस हो गया। बस वही पोजीशन फाइनल रीडिंग हो जाती है इसकी। वहीं पर ये पॉइंटर सपोज यहां से, ये वही रीडिंग आपकी करंट की हो जाएगी। ऐसे इसमें रीडिंग निकालेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि रिस्टोरिंग टॉर्क को कैसे हम दिखाएं, कैसे हम इस रिस्टोरिंग टॉर्क को फाइंड आउट करें। तो इसके लिए आपको एक इंपॉर्टेंट कांस्टेंट समझना होगा, दैट इज नोन एज द टॉर्जनल कांस्टेंट, डिनोटेड बाय द लेटर C। टॉर्जनल कांस्टेंट, ये टॉर्जनल कांस्टेंट क्या चीज है भाई, सपोज इसमें 1 डिग्री डिफ्लेक्शन हुआ, इस कॉइल में 1 डिग्री का डिफ्लेक्शन हुआ, इस कॉइल में 1 डिग्री का डिफ्लेक्शन हुआ, तो उसके लिए जो रिस्टोरिंग टॉर्क होता है, इस स्प्रिंग में रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होगा, वो C माना जाता है, जिसको हम टॉर्जनल कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। यानी 1 डिग्री डिफ्लेक्शन के लिए कितना रिस्टोरिंग टॉर्क हुआ, C। अगर सपोज 2 डिग्री डिफ्लेक्शन, 2 डिग्री का डिफ्लेक्शन हो गया, तो अब रिस्टोरिंग टॉर्क कितना हो जाएगा, 2C। अगर मैं सपोज बोलूं कि इसमें 5 डिग्री का डिफ्लेक्शन हुआ, कितना डिफ्लेक्शन हुआ, 5 डिग्री का डिफ्लेक्शन हुआ, तो 5 डिग्री के डिफ्लेक्शन में तो कितना टॉर्क हो जाएगा, 5C। तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है आपका, 5 × C। हम मान लेते हैं कि इसमें कितना डिफ्लेक्शन हुआ, 5 डिग्री का विचलन, 5 डिग्री का, तो रिस्टोरिंग टॉर्क कितना हो जाएगा, 5C। तो हमारा फाइनल पोजीशन क्या होती है, करंट, उस करंट के लिए कॉइल ने फिक्स मूव इतना कर दिया, रिस्टोरिंग टॉर्क इतना जनरेट हो गया, ना तो अब रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट ज्यादा हो पाएगा, ना कॉइल में टॉर्क आगे को हो पाएगा, कॉइल मूव कर पाएगा। अब ये टॉर्क, कॉइल का टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए, तो वो फाइनल रीडिंग होती है। तो उस केस में टॉर्क इज इक्वल्स टू द टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल होता है। इज इट क्लियर? वेरी गुड। अब टॉर्क कितना होता है, NIAB sin थीटा, रिस्टोरिंग टॉर्क 5C। तो अगर यहां से करंट निकालें तो I इक्वल क्या हो जाएगा, 5C डिवाइडेड बाय NAB sin थीटा। अब यहां पर देखो आप, C तो कांस्टेंट है क्योंकि 1 डिग्री के लिए कितना डिफ्लेक्शन है, दैट इज तो कांस्टेंट, N नंबर ऑफ टर्न कांस्टेंट, A एरिया ऑफ कॉइल कांस्टेंट, B मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट नहीं है, थीटा कांस्टेंट नहीं है, थीटा नहीं होगा कांस्टेंट, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड B ये कांस्टेंट नहीं है क्योंकि कॉइल मूव करते जा रही है, परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर अलग चेंज होता रहेगा, तो थीटा कांस्टेंट नहीं है, बाकी टर्म सारी कांस्टेंट है। तो हम लिख सकते हैं I इज प्रोपोर्शनल टू 5/sin थीटा, क्योंकि ये दो टर्म्स वेरिएबल है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल करंट हो जाएगा, I इज इक्वल टू 5/sin थीटा। 5 यहां पर डिफ्लेक्शन है, डिवाइडेड बाय sin थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड B, यानी जितना कॉइल मूव करा उसके परपेंडिकुलर वेक्टर एरिया वेक्टर और जहां को फील्ड है उसके बीच का एंगल दैट इज sin थीटा, ठीक। तो यही से हम करंट निकाल सकते हैं कितना करंट होगा। लेकिन हम अगर कुछ ऐसा कर पाए
कुछ ऐसा कर पाए कि आई केवल और केवल अल्फा के प्रोपोर्शनल हो जाए, नहीं सॉरी फाई के प्रोपोर्शनल हो जाए, यानी जितना डिफ्लेक्शन हो रहा है वही करंट है, जितना डिफ्लेक्शन हो रहा है वही करंट है, उसी को हम तो नापते हैं, जितना डिफ्लेक्शन उसी का करंट। अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं यहां से, इसका मतलब है साइन थीटा को रिमूव करना पड़ेगा। साइन थीटा तभी रिमूव हो पाएगा जब थीटा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। थीटा 90 होने का मतलब एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 90 डिग्री रहे। एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 90 डिग्री रहे। हमें अब वो सिचुएशन निकालनी है कि एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या रहे, हमेशा कांस्टेंट मींस 90 डिग्री रहे। तो उस केस में sin थीटा हमेशा 1 होगा, तो I इज प्रोपोर्शनल टू 5 हो जाएगा। इसका मतलब जितना डिफ्लेक्शन उतना करंट, वो रीडिंग आपको सीधे बता सकता है। इतना क्लियर है? तो हाउ टू फाइंड आउट दिस सिचुएशन व्हेन एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ये सिचुएशन हम कैसे निकालें, उसके लिए हम इसी के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। दैट विल बी व्हेन वी आर अप्लाइंग अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हम इस कॉइल को रखेंगे, उस केस में sin थीटा 90 होगा। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नोट इट डाउन, विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।